गाइस वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पेपर टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हमने HPJBT टेट का बैच ओपन किया है, जिसमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस होएगी मंडे से लेकर सैटरडे तक। साथ ही साथ नोट्स और एक्स्ट्रा मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके डेली टेस्ट्स भी होंगे। अगर आप में से कोई भी HPJBT टेट के बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उस पर मुझसे मैसेज कर सकते हो। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी 25 अप्रैल लास्ट डेट है आपके पास अपनी सीट को बुक करने के लिए। और अगर टोटल फीस की बात की जाए वो सिर्फ आपके पास 400 है, जिसमें कि आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइकोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर लेना, क्योंकि लास्ट डेट सिर्फ 25 अप्रैल है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हुज डेफिनेशन इज दिस? द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रोपाउंडर कौन है, प्रतिपादक कौन है, आखिर ये किसके द्वारा कही गई है, ये बातें डेफिनेशन किसने दी है, तो इन क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लेना। तो ये वाली डेफिनेशन है, द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारे को स्किनर ने कही थी। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन। आखिर जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस के लिए हेल्पफुल है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपके पास है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बट हम कभी भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके पास, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है हमारे को जो बच्चे हैं उसकी जो डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज रखने के लिए। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन, ये वाली बात भी चलो ठीक है। बट ऑप्शन जो डी है वो देखो, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हेल्पफुल जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का रोल रहता है वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। बच्चे का जो सर्वांगीण विकास करेगा तब जाके क्या है, उसके अंदर सब कुछ आ रहा है, उसके अंदर फिर उस बच्चे की इवैल्यूएशन भी हो जाएगी, मेंटेनिंग डिसिप्लिन भी उसके अंदर हो जाएगा। बाकी उसकी डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में भी हमें पता लग जाएगा कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि जब बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होएगा तो उसके अंदर क्या है, सारी चीजें आ जाती है। इट मीन जो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर? देखो, जब भी आपके पास कभी भी ऑब्जेक्टिव मेथड के बारे में पूछा जाए, आखिर ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव तरीके से आप क्या है, एक पर्सन का जो बिहेवियर है उसको पढ़ सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। तो उसके लिए सिर्फ आपके पास एक मेथड है, वो है सर्वे मेथड। क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो मेथड है वहाँ पे आप ऑब्जर्विंग कर रहे हो किसी को देख करके अपनी आंखों के द्वारा, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं कहलाएगा। अगर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रयोग हो रहा है, जब प्रयोग हो रहा है वो भी हमारे एक ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं कहलाएगा। अगर हम केस स्टडी मेथड की बात करते हैं तो केस स्टडी मेथड भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हाँ ना में तो बात होगी ही नहीं। जब आप जाओगे किसी की डीप स्टडी करोगे, यानी कि वहाँ पे आप गहराई तक जा रहे हो, किसी बच्चे के घर तक जा रहे हो, सबसे पूछ रहे हो। बट जो सर्वे मेथड है वहाँ पे थोड़ा ऐसा है कि वो एक ऑब्जेक्टिव मेथड कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एरिक्सन की थ्योरी से आया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब इन अ साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है। जो हमारे को एरिक्सन है उन्होंने देखो हमारे को साइको सोशल जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बारे में बताया है। तो उसमें आखिर कितने स्टेजेस के बारे में बताया है, तो हमारे को 8 स्टेजेस के बारे में बताया है। यानी कि जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जब भी एरिक्सन की बात होती है तो हमेशा याद रखना, एरिक्सन ने हमारे को जो हमारे पास 8 स्टेजेस है उनके बारे में बताया, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा स्टेजेस के बारे में पूछा जाता है। जो आपके पास कोलबर्ग है, आखिर उन्होंने कितने स्टेजेस दिया है, पियाजे है उन्होंने कितने स्टेजेस दिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं थ्योरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में 2-3 बार पूछे गया है। अर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो जब भी जीन्स के बारे में बात हो रही है अर जीन्स, तो ये आपके पास जो यहाँ ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, डीएनए। अर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपके पास, ईच एग सेल हैज़ अ क्रोमोसोम।
तो यहाँ पे जो आपके पास ईच सेल है उनके बारे में बात की जा रही है। हर एक सेल में कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो उसमें आपके पास एक्स, जो एक्स क्रोमोसोम है वो होता है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है वो आपके पास मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डेलिक्वेंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विद, आखिर जो डेलिक्वेंसी है वो किस कारण हो रही है, यानी कि जो अपराध रहित बालक होते हैं, जो अपराध करते हैं, वो किस कारण करते हैं, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो बच्चा है वो अपराध करने लग जाता है, जो जुर्म है वो करने लग जाता है। ऑप्शन ए आपके पास है लो पेरेंशियल सपोर्ट, अगर पेरेंट्स पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि जो एक छोटा बच्चा है उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि बच्चा अपराध करेगा, यानी कि बच्चा क्या इस टाइम पे चोरी करेगा। जब बच्चे की जो नीड्स है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं कई प्यार पेरेंट्स, तो बच्चा क्या है चोरी करने लग जाता है, और चोरी करेगा उस कारण से क्या है वो अपराध कर रहा है। इट मीन्स ये एक कारण है सबसे इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपके पास इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, अगर बच्चा अनुशासनहीन होगा, यानी कि जो डिसिप्लिन है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करेगा, उसके घर पे भी नहीं है, सोसाइटी में भी नहीं हो रहा है, मतलब माहौल ही वैसा है, एनवायरनमेंट ही वैसा है, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण जो बच्चा है वो अपराध करने लग जाएगा। या फैमिली डिसऑर्डर की बात करें, अगर फैमिली की जो आर्थिक व्यवस्था है, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो बिल्कुल ही वीक है, आर्थिक अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये भी कारण है। इट मीन जो यहाँ आपका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों के तीनों कारण है जिसके कारण एक बच्चा क्या है अपराध करने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है या कुछ भी करने लग जाएगा तो वो अपराध में ही आता है, और ये तीनों के तीनों सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। एनवायरनमेंट भी सबसे इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी भी सबसे इंपॉर्टेंट है, और फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं होगी तो उसके कारण जो बच्चा क्या है वो अपराध करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो पर्सनैलिटी से आया है, और पर्सनैलिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके टाइप्स के बारे में बात की जाती है, कई बार पर्सनैलिटी टेस्ट्स के बारे में बात की जाती है, तो याद रखना। तो क्वेश्चन है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ डैश इज इंपॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आखिर कौन सा प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा याद रखना आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके पास, जो कि आपकी जो डेवलपमेंट है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है। इट मीन यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो तब तक जो पर्सन है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी टॉपिक है आपके पास, स्मृति सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आखिर फॉलोइंग जो आपका ऑप्शन है इनमें से कौन सा स्मृति का टाइप है या सिस्टम है या पार्ट है, ठीक है, जो मेमोरी है आपके पास। तो जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कभी भी ऑप्शन में लास्ट में आपको ऑल ऑफ द अबव दिखता है तो उससे पहले आपने हमेशा सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पढ़ोगे सेंसरी, एक है आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी, और ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ द अबव, तो जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंसरी मेमोरी भी आपका एक टाइप है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी, ये तीनों के तीनों क्या है, एक मेमोरी का सिस्टम है। इट मीन जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। जब भी आपके पास लास्ट में ऑल ऑफ द अबव दिखता है तो ये रूल हमेशा याद रखना, सबसे पहले सारे के सारे ऑप्शंस को देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग का ऑप्शन देखते हैं कि सेंसरी मेमोरी ठीक है, टिक लगा लेते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में ऑल ऑफ द अबव भी होता है, जिसकी वजह से हमें क्या कई बार धोखा लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा मेमोरी से है, स्मृति से। तो क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज, आखिर जो स्मृति है उसकी सबसे पहली स्टेज क्या है, या सबसे पहला लेवल क्या है, या उसका प्रोसेस किस तरीके से चलता है। तो आपको याद रखना है एनकोडिंग सबसे पहला लेवल और सबसे पहली स्टेज है, क्योंकि जब भी हमने किसी चीज़ को ग्रहण करना है, मतलब कि कोई चीज़ हमने अपनी मेमोरी में स्टोर करनी है, तो उससे पहले हमें उसको ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि एनकोड करना पड़ेगा कि आखिर दूसरा पर्सन कर क्या रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है, किस तरीके से वो बता रहा है, हम किस तरीके से उसको एनकोड करें अपनी मेमोरी में। क्योंकि हमारे पास देखो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को पूरा डीपली जाके पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ किस तरीके से ग्रहण करनी है, क्योंकि किस तरीके से हम याद रख सकते हैं उस तरीके को हम यूज़ करते हैं। इट मीन जो सबसे पहले हम करते हैं वो एनकोडिंग ही करते हैं, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, या अपनी मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास मेमोरी से पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी।
तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है आखिर उसकी जो लफ्ज़ी है या उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है। तो ग्रेटर देन 2 सेकंड होती है और लेस देन 20 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड तक आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको होल्ड करके रख सकते हो अगर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो यहाँ आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे 20 सेकंड आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगर कई बार ऐसा होता है लेस देन 2 सेकंड, सॉरी ग्रेटर देन 2 सेकंड और लेस देन 20 सेकंड, तो आपका बिल्कुल सही जाएगा, यानी कि 2 सेकंड से ज़्यादा और 20 सेकंड से कम तक ही आप जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को याद रख सकते हो, यानी कि उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो इतनी होती है 2 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेंटली रिटार्डेड पीपल हैव द आईक्यू रेंज फ्रॉम 25 to 39 आर नोन एज। जो आपके मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनकी जो आईक्यू रेंज है 25 से लेकर 39 तक, वो किसके अंदर आते हैं? तो वो आपके आता है सेवर मेंटली रिटार्डेड, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि जो आपके पास चिल्ड्रंस है उनकी डिसेबिलिटीज़ हो गई, डिसऑर्डर्स हो गए, गिफ्टेड स्टूडेंट हो गए, डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस हो गए, इससे रिलेटेड आपके पास हर साल क्वेश्चंस आते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन का, क्योंकि जब आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको बच्चे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे के बारे में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु प्रोपाउंडेड द प्रोजेक्टिव मेथड। आखिर जो आपके प्रोजेक्टिव मेथड है उसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो वो आपके माने जाते हैं किलपैट्रिक, यानी कि जो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। तो इन क्वेश्चन को आपने हमेशा नोट डाउन करते रहना। बाकी क्वेश्चन को आप बेशक नोट डाउन ना करना, बट जब भी प्रोपाउंडर आते हैं या कोई डेफिनेशन किसने दी है, उसके जनक कौन है या फिर उसके प्रतिपादक कौन है, प्रोपाउंडर कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को प्लीज़ नोट डाउन करना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। आखिर ये किसने कहा था कि दो बच्चों में कभी भी कॉमन एबिलिटीज नहीं होती है? तो ये हमारे को हरलॉक ने कहा था, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हरलॉक ने हमें ये कहा था कि जो एक बच्चा होता है वो कभी भी कॉमन नहीं होता। अगर हम दो बच्चे को एक साथ ले गए तो उनकी जो एबिलिटीज़ होगी वो कभी भी कॉमन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे क्या इंडिविजुअली डिफरेंट होता है हर एक पर्सन से। आप एक ट्विंस की बात कर लो, अगर ट्विंस बच्चों की बात भी करते हैं वो भी इंडिविजुअली डिफरेंस होते हैं, चाहे आप उनकी फिजिक्स में देख लो या उनका आईक्यू लेवल की बात करो, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट या फिर एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, किसी की भी बारे में बात कर लो, कोई ना कोई पर्सन किसी न किसी चीज़ से किसी से विभिन्न होता है। तो ये बात हमारे को हरलॉक ने बताई है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि दो बच्चे कभी भी कॉमन नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारे को हरलॉक ने कहा था और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। आखिर जो आपकी इनसाइट थ्योरी है लर्निंग की उसके प्रतिपादक कौन है या उसके प्रोपाउंडर कौन है? तो वो हमारे पास थे कोलर, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कई बार गेस्टाल्ट के बारे में भी पूछा जाता है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है या गेस्टाल्ट के बारे में किसने बात की थी, तो वो भी हमारे पास इसी के रिगार्डिंग आता है। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। जो आपके इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो जो दी थी उसके जो प्रतिपादक या जनक माने जाते हैं तो वो हमारे पास कोलर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पर्सनैलिटी से आया हुआ है, तो पर्सनैलिटी का जो टाइप्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था जो पर्सनैलिटी वाला टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके पास टाइप्स हो गए, वहाँ पे थ्योरीज होगी, वहाँ पे जो टेस्टिस है उससे क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर मैंशनड बाय क्रिचर-मर्ट। जो क्रिचर-मर्ट थे आखिर उन्होंने जो पर्सनैलिटी है कितने टाइप्स बताए थे, कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया था, तो वो उन्होंने 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। इसको याद रखना आपने। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, 4। और जो पर्सनैलिटी है वो उन्होंने शारीरिक रूप में बताई थी। जो पर्सनैलिटी है वो 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक रूप में बताई जाती है और एक आपके बिहेवियर के रूप में। तो अगर कभी भी पूछा जाता है जो क्रिचर-मर्ट थे आखिर उन्होंने किसके रूप में बताया था, किसके बेस में बताई थी, तो वो हमारे जो फिजिक्स की बात करें जो हमारा शारीरिक होता है उसके बेस में बताई थी कि आखिर एक पर्सन है उसके शारीरिक रूप से आप उसको किस तरीके से जज कर सकते हो उसकी पर्सनैलिटी को, तो उसके बारे में उन्होंने बताया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु सेड दिस, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट जो आपकी स्पीच थी, जो सेंटेंस था वो शुरू है, क्रिएटिविटी इज एसेंशियल फाउंड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। आखिर ये किसने कहा था जो क्रिएटिविटी है सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे एसेंशियल, सबसे महत्वपूर्ण है न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए और न्यू जो प्रोडक्ट आना है प्रोडक्शन के लिए? तो ये हमारे को कहा था जेम्स ड्रेवर ने, यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय, आखिर जो क्रिएटिविटी है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है? तो वो आपकी आइडेंटिफाई की जाती है हमेशा जो न्यू रिजल्ट्स आते हैं उसके थ्रू। जो क्रिएटिविटी है उसका मतलब ही ये है किसी चीज़ को न्यू तरीके से क्या है क्रिएट करना, इन्वेंट करना, यानी कि न्यू रिजल्ट को दिखाना। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है। और क्रिएटिविटी वाला टॉपिक हो गया आपके पास, इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, इंटेलिजेंस वाला टॉपिक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये भी पूछा जाता है क्या इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच कोई रिलेशन है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल, आखिर जो लर्निंग रूल है उसके प्रतिपादक कौन है, किसे माना जाता है? तो वो है हमारे पास थॉर्नडाइक। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल, जो आपका लर्निंग के रूल्स है उसका आखिर प्रतिपादक कौन है, या कई बार जनक भी पूछा जाता है कौन है, तो वो आपके पास थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रॉनिकल एज आर नोन एज, ऐसे बच्चे जिनकी जो मेंटल जो मानसिक जो आयु है वो कम होती है उनकी जो प्रॉपर एज है। यानी कि एक बच्चा है जिसकी आयु है 10 साल और उसकी जो मेंटल एज है वो बहुत छोटी है, यानी कि छोटा बच्चे की तरीके वो बिहेव करता है। बच्चा 10 साल का है बट वो बिहेव कर रहा है जैसे कि वो 5 साल का है। तो उस तरीके के जो बच्चे होते हैं आखिर वो किसके अंदर आते हैं? तो वो आपके हमेशा मेंटली रिटार्डेड बच्चे आते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है रिटार्डेड चिल्ड्रन। जब भी आपसे कभी पूछा जाए किसी भी बच्चे की जो मानसिक आयु है, जो उसकी मेंटल एज है, वो उसकी क्रॉनिकल एज यानी कि जो उसकी प्रॉपर एज है उससे कम है, कभी भी कम की बात होगी तो वो हमेशा रिटार्डेड चिल्ड्रंस होते हैं। इसको आपने ध्यान में रखना। और ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि मेंटल एज और क्रॉनिकल एज बिल्कुल इक्वल है, मतलब बराबर, जितनी उसकी मेंटल एज है उतनी उसकी क्रॉनिकल एज है, जितनी उसकी क्रॉनिकल एज है उतनी उसकी मेंटल एज है, तब वो बच्चे क्या है नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक ठाक है। बट अगर कभी ये पूछा जाएगा कि एक बच्चा है उसकी मेंटल एज तो हायर है एज कम्पेयर टू द क्रॉनिकल एज, अगर क्रॉनिकल एज लो है बट जो उसकी मेंटल एज है वो बिल्कुल हाई है, तो वो बच्चा क्या है एक प्रकार का गिफ्टेड चिल्ड्रन है, यानी कि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर पूछा जाता है कि दोनों इक्वल है मेंटल और क्रॉनिकल, तो आपके पास जो बच्चा है वो नॉर्मल है। बट अगर आपकी मेंटल एज आपके पास क्या है कम है बट जो क्रॉनिकल एज है वो ज़्यादा है, तो बच्चा क्या है रिटार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन एंड देयर एनवायरमेंट स्टार्टेड बाय होम, आखिर ये किसने कहा था जो एक बच्चा है वो जो अपनी कंस्ट्रक्शन है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अपने थ्रू कंस्ट्रक्ट करेगा बाय द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। अगर हम कहीं भी कंस्ट्रक्ट की बात आती है तो वो एक दो पर्सन ने बात की, कंस्ट्रक्टिविज्म हमारे पास दो है, एक जीन पियाजे और एक है हमारे पास वाइगॉस्की। बट जो ये मानना था कि जो बच्चा है वो जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसको अपने थ्रू करेगा, जो एक बच्चा है एक छोटा सा साइंटिस्ट है उसको खुद से करने देना है ज़्यादातर, ये बात हमको जीन पियाजे ने बताई है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पियाजे के द्वारा कहा गया है। बट अगर कहीं पे भी सोसाइटी की बात होती है या फिर लैंग्वेज की बात होती है या फिर आपके पास कल्चर की बात होती है, तो इन तीन चीज़ों के ऊपर हमारे पास वाइगॉस्की ने बात की। अगर ये तीन चीज़ दिखती है तो इट मीन वो वाइगॉस्की की थ्योरी है या वाइगॉस्की के द्वारा कही गई है। बट अगर ये चीज़ नहीं दिखती है और कंस्ट्रक्ट की बात होती है कोई कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो वो हमारे पास वहाँ पियाजे आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जीन पियाजे की थ्योरी से आया। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगनिंग टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज, ऐसी स्टेज जहाँ पे एक बच्चा क्या है
लॉजिकली थिंक करता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में, यानी कि जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर आ गई है। तो वो कौन सी स्टेज है आपके पास? तो वो आपके पास है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस चीज़ को याद रखना आपने, कभी भी आपके पास लॉजिकल थिंकिंग आती है तो आपको हमेशा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है वहीं पे आती है। और जो जीन पियाजे है उन्होंने हमारे पास टोटल जो 4 स्टेजेस के बारे में बात की है। ये भी पूछ जाता है जो जीन पियाजे है आखिर उन्होंने टोटल कितने स्टेजेस बताई है हमारे पास, तो 4 स्टेजेस बताई है। और इनको जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके फादर भी, जनक भी माना जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और पियाजे ने हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की है, हमेशा याद रखना। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमेशा आपकी इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के रिलेटेड है। कई बार पूछा जाता है आपसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का आखिर किसके साथ कोरिलेट करती है, तो वो आपकी इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द IQ ऑफ अ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रॉनिकल एज। तो यहाँ पे आपने बच्चे की क्या है IQ निकालना है। आखिर एक बच्चा है उसके IQ लेवल कितना है जिसकी मेंटल एज भी बराबर है और क्रॉनिकल एज भी बराबर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो याद रखना जो IQ का फॉर्मूला वो है IQ इक्वल टू MA/CA × 100। तो फॉर्मूला लगा के आपने आंसर निकालना है। तो आखिर लास्ट क्वेश्चन जो आज की वीडियो का है उसका सही ऑप्शन कौन सा है वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फॉर्मूला मैंने आपको बता लिया है, फॉर्मूला है IQ इक्वल टू MA/CA × 100, यानी कि MA है मेंटल एज और क्रॉनिकल एज आपके पास क्या है वो CA कहलाती है आपके पास। और जो इस क्वेश्चन में याद रखना वो ये है कि जो मेंटल एज है जो आपकी एक मानसिक आयु है और जो क्रॉनिकल एज है जो प्रॉपर एज है बच्चे की वो बिल्कुल सेम है। तो उसकी IQ लेवल कितना है वो आपने बताना है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इंटरेस्टिंग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो, और अपना प्यारा सा कमेंट भी कर लेना। थैंक यू।